महलों का लड़का है वीणा, हमारी अंजूरी राज करेगी। समझो ऐसा लड़का किस्मत वालों को ही मिलता है। महलों का राजा है, अमेरिका रिटर्न है, पढ़ा लिखा सुंदर सुगढ़। नहीं बुआ जी, पहले अंजूरी को उसका कोर्स पूरा करने दीजिए, उसके बाद जब वो चाहेगी तब मैं उसकी शादी का सोचूंगी। तुम किस जिद पर अड़ी हो वीणा? 26 साल की हो गई है वो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ये हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं कि लड़की की इतनी उम्र हो और वो कुंवारी बैठी रहे। तुम्हारे यही लक्षण रहे ना तो ब्याही गई अंजूरी। सारी उम्र बिठाए रखना उसे कुंवारी। बस एक ही तो कमी है इस रिश्ते में कि उन्हें शादी की जल्दी है। बाकी तो ऐसा लड़का चिराग लेकर ढूंढो तो भी ना मिले। तो ना ब्याने दो, कुंवारी मंजूर है मुझे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि लड़का महलों का राजा है। मैं अपनी बेटी के सपनों को तिलांजलि नहीं दे सकती। ऐसे बिना सोचे समझे उसे कहीं भी नहीं ब्याह सकती। वो लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इसका कोई तर्क नहीं है, ना आपके पास ना उनके पास। जब तक मैं तसल्ली ना कर लूं कि सब ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे सोचने दीजिए। तुम बस सोचती रह जाना और लड़का कहीं और ब्याहे जाएगा। तुम्हारे कारण लड़की कुंवारी बैठी रह जाएगी। बोलकर बुआ जी कमरे से बाहर निकल गई और पीछे छोड़ गई सवालों से घिरी वीणा को। रेस्टिंग चेयर पर बैठी वीणा के मन मस्तिष्क में बुआ के शब्द रह रहकर गूंज रहे थे। तुम्हारे कारण वो कुंवारी रह जाएगी। वीणा ने अपने कानों को बंद कर लिया, लेकिन गूंजती आवाज कम नहीं हुई। उठकर पति रजनीश की तस्वीर के सामने वो खड़ी हुई तो एक आक्रोश उसकी आंखों में उतर आया। वो आक्रोश उसके पति के लिए था, उसकी किस्मत के लिए, उसके माता पिता के लिए या खुद के लिए, वो आज तक तय ना कर सकी थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं वीणा के अतीत के बारे में। घर में गीतों की थाप के बीच लाल हरे रंग की बांधनी साड़ी पहने गौर पूजती वीणा आने वाले जीवन के सुखद सपनों के संसार को भी पूज रही थी। वार फेर करते रिश्तेदार मन ही मन उसकी किस्मत पर ईर्ष्या करते नहीं थक रहे थे। साधारण परिवार में जन्मी साधारण लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व वाली वीणा को जब रजनीश के पिता ने एक रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में देखा तो उसकी शालीनता पर मोहित हो उन्होंने अगले महीने में ही शादी की तारीख निकलवा कर दम लिया। कल तक अपने ग्रेजुएट होने की खुशी मनाती वीणा को समझने का मौका भी ना मिला कि कब डिग्री थामी हाथों में मेहंदी रच गई। अपने माता पिता की खुशी में ही वो भी खुश हो गई, बगैर इस बात की परवाह किए कि आगे पढ़ने के उसके सपने धूमिल हो रहे हैं। शादी का दिन भी आ गया, जहां आलीशान बैंड बाजे के बीच रजनीश उसे ब्याह ले गया, उसके सुगध संसार के सपने को पूरा करने। रजनीश एक उच्च खानदान के राय साहब कुंवर मानसिंह का इकलौता पुत्र था। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रजनीश ने अपने पिता का उद्योग कब संभाल लिया स्वयं कुंवर साहब को भी ना मालूम चला। रजनीश की माँ कलावती जी अपने जवान होते बेटे की उसकी शादी के प्रति उदासीनता देख दुखी होती और उसे मनाने का हर संभव प्रयत्न करती, लेकिन रजनीश कुछ ना कुछ बहाना बनाकर हमेशा ही टाल जाता। पिता उसकी इस बात को जिम्मेदारी संभालने के डर के रूप में ले जाते और कलावती जी को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह देते। लेकिन उस दिन शादी में वीणा को देख कलावती ने जिद पकड़ ली कि राय खानदान की बहू तो सीधी सादी वीणा ही बनेगी। रजनीश के लाख हाथ पैर मारने का असर तब जाता रहा जब कलावती जी ने भूख हड़ताल कर ली और उनका घटता बढ़ता बीपी और ज्यादा दिक्कतें लेकर आ गया। उसने कसम खाकर हाँ कर दी और कलावती जी बेटे का सेहरा सजाने को तुरंत ही उठ खड़ी हो गई। उधर 4 बेटियों के पिता मनोहर ने जब इतने ऊंचे कुल से रिश्ता आया देखा तो बिना किसी बात की परवाह किए झट से पकड़ लिया। बेटी आगे पढ़कर कुछ हासिल करना चाहती थी, इसका भान भी ना लिया। आनन फानन में दोनों की शादी संपन्न हुई। ना दान दहेज, जेब से फूटी कौड़ी भी मनोहर को खर्च ना करनी पड़ी। यूं तो बेटियों को पढ़ाने में बचा भी क्या था उनके पास। सजी संवरी फूल सी वीणा अपनी आलीशान गाड़ी में आलीशान महल में प्रवेश कर गई। हर कोई पीहर में जहाँ उसकी किस्मत के कसीदे गाड़ रहा था, वहीं ससुराल में उसकी सुंदरता को शब्द दिए जा रहे थे। उसके मन में क्या है ना तब किसी ने पूछा, ना अब किसी को क्या परवाह थी। पहली रात दुल्हन के 16 सिंगारों समेत वीणा अपने सुहाग के कमरे में प्रवेश लिया, जहां रजनीश उसे शराब की गंध उड़ाता नींद के आगोश में मिला। 1 कोस दूर तक वो गंज जाए, इतनी शराब पी थी उसने। इस तरह के माहौल से अनजान वीणा
अपने टूटे सपनों के टुकड़े बटोरती ही रह गई पूरी रात। अगले दिन उसका स्वागत सासू माँ की प्रेम व उम्मीदों भरी नजरों ने किया, जिनका सामना कर सकने की हिम्मत ना उसमें थी। ना कलावती जी उसके मन में उठते तूफान को समझ सकी, ना वो समझा सकी। अपने मन के असमंजस को उसने अपनी प्रिय सहेली के सामने रखा तो उसने ये कहकर दिलासा दिया कि शादी की व्यवस्था में थक गए होंगे। सहेली की बात मान उसने भी अपने मन को दिलासा दे दिया कि सब ठीक है। अगली रात एक बार फिर वो अपने दोबारा मुश्किलों से जुड़े अरमानों के साथ अपने कमरे में पहुंची और एक बार फिर सारी रात उन अरमानों को टूटते बिखरते देखती रही। रजनीश आज भी नींद में खोया था। 3 दिन बीत चुके थे। वीणा रजनीश की एक प्यार भरी चितवन को तरस गई थी। फेरों के बाद उसने वीणा को पलटकर भी नहीं देखा था। असमंजस में फंसी वीणा समझ नहीं पा रही थी कि वो इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया दे। किसी भी लड़की के लिए ये एक बहुत कष्टकारी बात हो सकती है, वीणा के लिए भी थी। पग फेरे के लिए गई वीणा ने जब ये बात हिचकिचाते हुए अपनी माँ से बांटी तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, रजनीश और तुम्हारी शादी बहुत आनंद फानंद में हुई है। हो सकता है कि वे अभी सहज ना हो तुम्हारे साथ। उन्हें थोड़ा समय दो, उन्हें प्रेम के बल जीतो बेटी। लेकिन माँ, समय कैसे दूं? सारा दिन वे घर में कदम नहीं रखते और रात में जब उनके लड़खड़ाते कदम पड़ते हैं कमरे में तो सीधा पलंग पर ही ठहरते हैं। उन्हें खुद का ही होश नहीं होता। मैं कैसे उन्हें प्रेम दूं? लेकिन माँ ने उसके मन में उठते सवालों को अपने घर की परिस्थितियों और अन्य बहानों का हवाला दे शांत करा दिया। अपने घर से निराश हो वो ससुराल वापस चली गई। कलावती जी उन दोनों के बीच बनी दूरियों को कुछ हद तक महसूस कर रही थी और रजनीश के व्यवहार से आहत भी थी, लेकिन उसे कुछ भी समझाने में असफल हो रही थी। वीणा को खुश रखने का भरसक प्रयत्न करती कलावती जी रजनीश की उदासीनता से टूटती वीणा को संभाल नहीं पा रही थी। वीणा का मन टूटता ही जा रहा था। अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघती कलावती जी वीणा और रजनीश को करीब लाने के नाना प्रकार के बहाने करती और रजनीश उनके प्रयासों पर हमेशा पानी फेरकर घर से निकल जाता, देर रात तक भी ना लौट आने के लिए। वीणा का दिन तो घर में कामों में निकल जाता, लेकिन रात उसकी करवटें बदलती बीतती। वो कलावती जी और उनके प्रयासों की तरफ सहानुभूति रखती, लेकिन अपने मन पर काबू ना रख पाती और रजनीश की उदासीनता से दिन ब दिन सूखती जाती। उसके इस व्यवहार का कारण ना जानना उसकी इस जलन में घी का काम करता। मानसिंह जी और कलावती जी अब उसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और रजनीश को घर के भीतर रोकने के उनके सारे प्रयास फीके साबित हो रहे थे। जीवन इसी ढर्रे पर रेंगसा रहा था जब नीर वीणा के जीवन में ठंडी हवा के खुशनुमा झोंके से आया। नीर रजनीश का बचपन का मित्र और उसका राजदार। रजनीश और नीर एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। बचपन से ही जहाँ रजनीश धीर गंभीर था, वहीं नीर मस्त मौला तूफान सा आंधी की तरह वो वीणा के जीवन में चला आया। उसे खबर भी ना थी कि तूफान सा गुजर भी जाएगा। वो सर्दियों की मदमस्त सुबह थी जब नीर के कदम उस महल में पड़े थे। चहचहाता हुआ वो अपने काले रंग का झोला अपने कंधे पर लहराता अंदर चला आया। आते ही उसने कलावती जी को पीछे से पकड़ा था और उन्हें चारों ओर घुमाते हुए उनका सिर चकरा दिया था। सोफे पर पसरती कलावती जी बस अपनी सांसें बटोरती रह गई थी और उनके मुंह से बस इतना ही निकला था, आ गया मेरा तूफान मेल, कैसा है रे तू? नीर उनके कदम को छूता फटाक से बोला था, वो सब छोड़ो, पहले हमें उस नई सदस्य से मिलवाओ जिसके कारण आपने हमें बिसरा दिया। उसकी बात सुनकर कलावती जी के चेहरे पर आते जाते भाव उभर आई और वे बस इतना ही पुकार सकी, वीणा जरा बाहर आना तो। और बाहर पधार चुके तूफान से अनजान वीणा बेसन से सने हाथों को लिए ही बाहर चली आई थी। साड़ी का पल्लू कमर में ठूसे वो जल्दी से हॉल में आकर खड़ी हो गई थी और यकायक उस अजनबी को सामने देख असहज होते उसने अपनी कमर से पल्लू खींचा तो साड़ी पर बेसन लग गया और तिल मिलाकर उसने अपना बेसन भरा हाथ अपने सिर पर दे मारा। इतनी देर से उसे एकटक देखता नीर उसकी इस हरकत पर जोर से हंस पड़ा और उसके साथ कलावती जी भी हंस पड़ी। वीणा और भी ज्यादा असहज हो गई। उसका उतरा चेहरा देख बड़ी मुश्किलों से उन दोनों ने अपनी हंसी को लगाम दी। वीणा से नीर का परिचय करवाती कलावती जी बोली, वीणा बेटे, ये नीर है
रजनीश का बचपन का दोस्त। दोनों साथ ही खेलते कूदते और बड़े हुए हैं। नीर तुम्हारी शादी में ना आ सका क्योंकि उसे वीज़ा नहीं मिला। ये विदेश में रहता है और आजकल अपना खुद का बिजनेस जमाने की फिराक में है। वीणा ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया तो उठते हुए नीर बोला, मैं और राज साथ की ही है, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। उसकी इस बात पर कलावती जी बोली, बिल्कुल ठीक कहा इसने, बल्कि इसे तुम्हारे पैर छूने चाहिए, भाभी हो तुम इसकी। नीर तपाक से बोल उठा, पैर वैर छूने का कोई सीन नहीं है माँ, हम तो इन्हें नाम से ही बुलाएंगे, कोई भाभी नहीं, दोस्त बनाएंगे इन्हें। राज से भी ये डील हो चुकी है मेरी। डील शब्द बोलते ही नीर की आंखें झुक गई, जिसे बड़ी चालाकी से वो छिपा गया। मुस्कुराते हुए कलावती जी वहाँ से ये कहते हुए उठ खड़ी हुई, तुम और रजनीश की बातें तुम लोग ही जानो, इसे जो कहना है वो कहो, तुम्हारी मर्जी। और फिर वीणा की तरफ होते हुए वो बोली, अच्छा हुआ तुम बेसन के गट्टे बना रही हो, इसकी पसंद में सबसे पहले नंबर पर गट्टे ही आते हैं। बेटा मैं पूजा करके आती हूँ, फिर इसके लिए खीर बनाऊंगी, मेरे बेटे को बहुत प्रिय है खीर। नीर कलावती जी के गालों को चूमता हुआ बोला, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। कलावती जी खिलखिलाती हुई मंदिर की ओर बढ़ गई। इस घर में रहते वीणा को 4 महीने होने को आए थे। इस घर में फैली वीरानी को उसने आज कुछ छंटते देखा था। रजनीश इस घर का इकलौता बेटा होते हुए भी कलावती जी के मुख पर वो सुकून न ला सकता था जो आज नीर से उन्हें मिलते वीणा महसूस कर रही थी। आज उसके चेहरे पर भी जैसे सदियों बाद एक मुस्कान तैर उठी थी। वीणा किचन की ओर बढ़ गई तो उसके पीछे पीछे नीर भी हो लिया। जब वीणा उसे किचन में आता पाया तो कहा, आप क्यों आ रहे हैं किचन में, आप बैठिए मैं चाय लाती हूँ। नीर ने कहा, क्यों किचन में मेरी एंट्री पर टैक्स लगा है क्या? वीणा के चेहरे पर असहजता के भाव फिर से उभर आए तो नीर ने एक ठाका लगाया। वीणा के चेहरे पर फिर से मुस्कान तैर गई। वो दोनों किचन की ओर बढ़ गए। नीर जाकर स्लेब पर जा बैठा और वीणा ने चाय चढ़ा दी। वीणा के माथे पर अभी भी बेसन लगा था। नीर स्लेब से उतरकर वीणा की ओर बढ़ा तो वीणा हकबक्की सी उसे देखने लगी। नीर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी ओर बढ़ाया और उसके माथे की ओर इशारा किया। वीणा ने मुस्कुराकर उसे रुमाल ले लिया। एक भीनी खुशबू उसके मन के भीतर समा गई। उसने बेसन साफ किया और चाय तैयार करके नीर के सामने रख दी। नीर ने मुस्कुराकर कप उठाया और एक घूंट भरते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके सालों की प्यास बुझ गई हो। वो बस उसका स्वाद लेता ही रह गया। वीणा ने उसे खोया देख उससे पूछा, क्या हुआ, अच्छी नहीं है क्या? नीर ने कहा, माँ की याद आ गई, वो भी ऐसी ही बनाती थी। इसमें तुमने वो दाल चीनी डाली है क्या? वीणा ने मुस्कुराकर हामी भरी तो नीर अपनी उंगली और अंगूठे से गोला बनाता हुआ वीणा की तारीफ करता ही रह गया। कलावती जी के आने से दोनों का खोने का सिलसिला खत्म हुआ और नीर अपनी माँ के साथ व्यस्त हो गया। छुप छुप कर वीणा को निहारता वो ये भी भूल गया कि वो उसके दोस्त की ब्याहता है। समय बीत रहा था और नीर अपने चंचल स्वभाव से वीणा के मन में घर बना रहा था। दोनों के बीच अब बातों का सिलसिला कुछ यूं चल रहा था कि थमने का नाम ही नहीं लेता था। वीणा जो सागर के पास होती हुई भी प्यासी थी, उसने नीर से मिलते प्रेम में नीर जैसे एक घूंट में ही पी लिया था। जो सहजता वो नीर के साथ महसूस करती थी वो उसे कभी किसी के साथ महसूस ना हुई थी। रजनीश की मौजूदगी आजकल घर में केवल खाने और सोने तक ही सीमित थी। ये आश्चर्य की बात थी कि जिस वीणा पर नीर मोहित हुआ जा रहा था उसे रजनीश ने कभी एक नज़र भर के देखा भी नहीं था। एक दूसरे के मन को छूने लगे थे अब नीर और वीणा, जबकि रजनीश ने तो अभी एक उंगली भी ना लगाई थी वीणा को। नीर वीणा की असहजता को दूर करता हुआ कब उसके मन में प्रवेश करने लगा, वीणा जान सकी ना समझ सकी। रजनीश की बेरुखी उसे कुछ इस कदर सालती कि वो खुद को नीर के करीब जाने से रोक ना पाती। नीर की सादगी रजनीश के घमंड पर भारी पड़ती। उसका भोलापन रजनीश के तीखे व्यंगों जो कि वो घर में मौजूद नौकरों और कर्मियों पर कसता पर हावी रहती। नीर की आंखों के गमलों में लगे सच्चाई के खुशगवार पौधों को वीणा हमेशा रजनीश की आंखों के नागफनी से तोलती। रजनीश का पल्ला नीर से उसे सदैव ही हल्का महसूस देता। वो रजनीश को देख आश्चर्य से भर उठती कि कैसे नीर की संगत में रहकर भी रजनीश उसके जैसे खिल ना सका। वीणा नीर की ओर बेहिसाब खींची जा रही थी
जैसे कोई उसकी डोरी को पकड़ जबरन नीर की ओर खींच रहा हो और वो कठपुतली सी नीर में समाने को राजी हो। दूसरी ओर नीर भी सारी बंदी से तोड़ वीणा की ओर बढ़ रहा था। जब से नीर आया था रजनीश का घर में पड़ाव और भी कम गढ़ता, लगता ही नहीं था कि उसका जिगरी घर में है। कितनी ही बार कलावती जी रजनीश की मिन्नतें करती कि वो कुछ समय वीणा के साथ बिताए, लेकिन वो हमेशा ही टाल जाता। कुंवर साहब भी उसे रोक ना पाते। नीर का काफिला वीणा की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था, जो कि अब बहुत ही प्रत्यक्ष व स्पष्ट हो चुका था। उसके मन के भाव अब उसके चेहरे पर दिखने लगे थे। कुंवर साहब को जहां अब नीर और वीणा की बढ़ती नजदीकियां खटकने लगी थी, वहीं कलावती जी सब देख जानकर भी चुप्पी साधे हुए थी। वीणा के चेहरे पर तैरती मुस्कुराहट उन्हें अपना मुंह सीने को विवश कर रही थी। रजनीश के दिए जख्मों पर नीर को मलहम लगाते देख रही कलावती जी अब उनकी हंसी ठिठोली में बस एक मूक दर्शक बनकर रह जाती, या फिर कई बार उनके मन का एक कोना भी कहीं इस हंसी का हिस्सा बन जाता। नीर हमेशा अपनी बातों से वीणा को हंसाने का प्रयत्न करता। शुरू में जहां नाकामयाबी ही उसके हाथ लगी थी, वही अब वीणा उसके भद्दे से चुटकुले पर हंस देती और हंसने पर वीणा के मोती से चमकते दांत नीर को भीतर तक सुकून दे जाते। जब भी नीर वीणा की आंखों में झांकता तो बुरी तरह से टूट जाता। उसकी आंखों में पसरा सोनापन नीर को अंदर तक कचोड़ देता। वो कुछ समझ ना पाता कि वीणा की आंखों से इस उदासी के साये को कैसे हटाए। शाम का समय था। नीर अपने कमरे में चेयर पर बैठा सिगरेट के कस लगा रहा था। उसके हाथ में एक चैन थी जो कि उसकी माँ की थी। वीणा उसके कपड़े रखने कमरे में आई तो उसे सिगरेट पीते देखा। आप सिगरेट पीते हैं ना? नहीं तो मैं नहीं पीता। नीर हाथ को पीछे छुपाते हुए बोला। सिगरेट पीना सेहत के लिए खतरनाक है, शायद सुना नहीं है आपने। गम गलत करने के लिए शायद इससे अच्छी कोई दवा भी नहीं है, नीर बोला। और अगर मैं कहूँ कि है, वीणा ने कहा। अच्छा तो मैं कहूँगा कि उसका परिचय हमसे भी करवाइए जरा, नीर ने इतराते हुए कहा। चलिए मेरे साथ। छमछम करती वीणा अपनी बजती पायल के शोर में खोए नीर को छत पर ले आई। शाम का सूरज जैसे पेड़ों के बीच पिघल रहा था। अपनी लाली माँ को लावे सा पिघालता सूरज पूरे आसमां पर अपनी लाली बिखेरे हुए था। ठीक उसी तरह जैसे दिन भर का थका मांदा इंसान अपनी माँ का आंचल खोजता है, कुछ इसी तरह सूरज भी शायद अब अपनी माँ के आंचल में छुपने को जा रहा था। ठंडी ठंडी हवा मीठी सुगंध लिए अपने चरम पर थी। एक बेहद ही शांत और खुशनुमा माहौल था नीर के आगे। पंछियों की चहचहाहट के बीच छमछम करती वीणा की पायल आसमां को और संगीतमय कर रही थी। नीर वीणा से बोला, यहाँ क्यों आए हैं हम? बताती हूँ, आओ। वीणा नीर को लिए छत की छोर तक चली आई। डूबता सूरज कुछ यूं महसूस हुआ नीर को, जैसे उसके हाथों के एकदम पास से होकर गुजर रहा हो, जैसे अभी उचक्कर वो उस पिघलते गोले को अपने हाथों में थाम लेगा। उसके अंदर का तूफान जैसे थमसा गया था। वीणा ने कहा, अपने हाथ फैलाकर और अपनी आंखों को बंद कर इस हवा को महसूस करो। इस हवा को ना सिर्फ अपने तन पर बल्कि अपनी आत्मा में जज़ब होने दो। देखना गम गलत करने के लिए इससे बेहतर कुछ ना होगा। नीर ने कहा, एक शर्त है। क्या? तुम भी मेरे साथ इसे महसूस करोगी? ठीक है। और नीर वीणा ने अपने हाथ फैला दिए। आंखें बंद कर माँ प्रकृति की खुशबू को अपने भीतर भरना शुरू कर दिया दोनों ने। नीर को अपना अंत जैसे घुलता नजर आया जब उसने आंख खोलकर वीणा को देखा। आंखें बंद किए, हाथों को फैलाए वीणा एक शांत नदी सी सागर में खुद को डुबोने को तैयार खड़ी थी। नीर उसकी मासूमियत को निहारता अपने गमों को गलत करने का बहाना तलाश बैठा। कलावती जी के कमरे में आज खूब धमाचौकड़ी मच रही थी। नीर और वीणा बिल्कुल बच्चों जैसे एक दूसरे को दौड़ पकड़ रहे थे। कभी नीर उसे छेड़ता तो कभी वीणा। वीणा के चेहरे पर एक अलग ही नूर दिख रहा था कलावती जी को। खेल खेल में नीर अलमारी से जा टकराया और ऊपर रखी एक धूल सनी एल्बम उसके सिर पर आ गिरी। खोलकर देखा तो उसके और रजनीश के बचपन के कुछ चित्र थे। नीर उस एल्बम को खोलकर बैठ गया और एक एक तस्वीर पर हाथ रखता वो जैसे यादों के झरोखे में खोता जा रहा था। अचानक ही उसकी नज़र एल्बम में रखे अपनी माँ के चित्र पर पड़ी, जिसमें कलावती जी भी उनके साथ थी।
उसने उस चित्र पर हाथ रखा तो उसकी आंख में एक आंसू लुढ़क आया, जिसे बड़ी चपलता से छिपाता वो किचन में पानी के बहाने चला गया। उसके जाने के बाद वीणा ने कलावती को जिन सवालिया निगाहों से देखा तो वो उसके बिना कुछ कहे सब समझ गई और उसे नीर के विषय में बताने लगी। नीर एक गरीब परिवार का लड़का था जो पढ़ने में बहुत होनहार था। जिस गांव में नीर रहता था उसी गांव के ही थे कुंवर मानसिंह भी। उद्योग बढ़ाने से पहले उसकी नींव उसी गांव में डाली थी उन्होंने। गरीब परिवार के नीर की दोस्ती शाही परिवार के रजनीश से किस तरह क्यों कर हुई कोई ना समझ सका। वक्त के साथ वो इतनी गहराती गई कि नीर और उसका परिवार भी अब इस परिवार का हिस्सा हो गया। कुंवर मानसिंह बेहद अच्छे चरित्र के इंसान थे। उन्होंने कभी नीर और रजनीश में फर्क नहीं किया। नीर की पढ़ाई रजनीश के साथ बाहर भी कुंवर साहब के कारण ही संभव हो सकी। नीर जब 13 बरस का था उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। तब से कलावती जी और कुंवर साहब ने ही उसका लालन पालन किया। कुंवर साहब ने गांव छोड़ दिया और यहाँ शहर में आकर बस गए और यहीं अपना कारोबार उन्होंने शीर्ष पर पहुंचाया। भले ही कलावती जी और कुंवर साहब नीर पर प्रेम बरसाते रहे, लेकिन समय से पहले परिपक्व हुए नीर ने सदा ही अपनी सीमाओं में रहना पसंद किया। वो इस शाही आलीशान महल में रहते हुए भी साधारण जीवन ही जीता रहा और कलावती जी और कुंवर साहब के प्रेम को एहसान के रूप में ही लेता रहा। कहीं ना कहीं इसके पीछे रजनीश का बदलता व्यवहार मुख्य कारण था। जब से उसके माता पिता का प्यार बंटा, रजनीश नीर को तानों से छेदने के बहाने ढूंढा करता। शुरू से ही सारे लाड प्यार का अकेला मालिक रजनीश उस प्यार में किसी और का हिस्सा बर्दाश्त ना कर पाता और गाहे बगाहे इसका गुस्सा वो नीर पर निकालता। लेकिन अपनी परिस्थितियों से मजबूर नीर हमेशा उसके गुस्से को शांति से खुद पर लेता और फिर रजनीश के अच्छे मूड में वो खुद के लिए दोस्ती और प्यार तलाश लेता। रजनीश भी उसे लगाव तो रखता ही था, बस अपने माता पिता का प्यार नीर से साझा करना उसे साल जाता। सदैव दर्द में रहा नीर कभी उस दर्द को अपनी आंखों तक ना लाया और हमेशा ही अपने खालीपन को वो अपने भद्दे चुटकुलों और बेकार की हरकतों में छिपाता रहा। कलावती जी की आंखें अब नम हो उठी थी। पानी लेने गया नीर अब तक ना लौटा था। वीणा उठकर किचन की ओर बढ़ गई। किचन में नीर को ना पाकर वीणा ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई तो नीर हॉल में एक कोने में खड़ा एक तस्वीर को निहार रहा था। वीणा ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उसके गले लगकर बेतरह रो पड़ा। वीणा को यह सहज तो लगा, लेकिन नीर की आंखों से बहते आंसू नीर को हल्का करने के लिए जरूरी भी थे, तो इस कारण वो चुप खड़ी रही। नीर के बहते आंसू की बूंद अपने कंधे पर बटोरती रही। बहुत देर तक नीर वीणा में अपना सुकून तलाशता रहा। एक लंबी गहरी सांस छोड़ नीर वीणा से अलग हुआ। इस बीते पल की असहजता उन दोनों के ही चेहरे पर थी। वीणा हमेशा की तरह छत पर अपना सुकून तलाशने जा रही थी जब कुछ आवाजें उसके कानों से टकराई। मुझे थोड़ा समय दो राज, थोड़ा। तुम्हें यहाँ आए 1 महीना बीत चुका है नीर। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता। जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है उसे जितना जल्दी तुम पूरा करो तुम्हारे लिए सही होगा। रजनीश के चेहरे पर आक्रोश था। दूर खड़ी वीणा सब सुनकर उनके पास आई और बोली, कौन सा काम? किस काम की बात कर रहे हो? नीर के चेहरे पर घबराहट के भाव दौड़ गए, लेकिन रजनीश तटस्थ था। देखो ना, इसकी फार्म खुलवाना चाहता हूँ मैं विदेश में, लेकिन ये है कि इसे कोई फर्क नहीं। कुछ ग्राउंड वर्क करने के लिए इसे यहाँ बुलाया था, लेकिन ये तो जैसे सब भूल बैठा हो। काम में बिल्कुल मन ही नहीं है इसका। वीणा ने नीर को देखा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे रजनीश के बोले गए वाक्यों से वो इत्तेफाक ना रखता हो। नीर के चेहरे में खोई वीणा ये भी ध्यान ना दे सकी कि आज रजनीश ने पहली बार उससे खुलकर कुछ कहा था। आज पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब दोनों ही एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून तलाशने लगे थे। वीणा हंसती तो नीर निहाल हो उठता और वीणा का चेहरा हल्का भी उदास होता तो नीर की धड़कनें बढ़ जाती। रजनीश का घर में आगमन अब ना के बराबर रह गया था। कलावती जी बहुत कोशिशें करती, लेकिन रजनीश के कदम घर में ना रोक पाती। उधर अब रजनीश की गाहे बगाहे की मौजूदगी से भी बेखबर वीणा नीर में उसके ख्यालों में ही गुम रहती। हर पल उसके चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट दौड़ती। उसके दूर जाने के ख्याल से ही वीणा कांप उठती। नीर विजिटर वीजा पर था, उसे तो एक ना एक दिन जाना ही था।
ये ख्याल ही वीणा को बेकाबू करने के लिए बहुत होता था कि नीर उसे छोड़ जाएगा। उसके मन में जो भावनाएं घर कर गई थी उनका कहना भी नागवार था उसे, और उसे छुपाए रखना भी नामुमकिन हो रहा था। अपने कमरे में तन्हाइयों से घिरी वीणा बस अपने मन को मत्ती रहती। एक मन कहता कि नीर को सब बता दे, उसके साथ उड़ जाए पंछी बन उस नील गगन में, और दूसरा मन कहता कि ये गलत है, वो किसी और की ब्याहता है। पहला मन कहता कि कैसी ब्याहता, किसकी ब्याहता, वो जिसने कभी मुड़कर ना देखा कि उसके पीछे पीछे कोई बंदी चली आई है। दूसरा मन कहता कि जो भी हो वो है तो उसकी अर्धांगिनी ही, 7 फेरों का रिश्ता क्या यूं ही टूट जाता है। अपने मनों में उलझी वीणा बेचैन हो उठती, हर संभव प्रयास करती कि नीर से अब दूरी बनाई, लेकिन जैसे ही नीर का हंसता चेहरा उसके सामने आता वो फिर बेकाबू हो जाती और बह जाती उसी के साथ गहरे सागर में गोते लगाने को। माँ, कल मैं गांव जा रहा हूँ, आपको याद है रामेश्वर चाचा? हाँ बेटा याद है। कैसे हैं वो ठीक है माँ। उनके सांझे में एक ज़मीन हुआ करती थी हमारी, उसी को बेचने के सिलसिले में बात हुई थी हमारी। मैंने सोचा है कि माँ वो ज़मीन मैं खरीद लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तू करेगा क्या उसका? अब गांव में क्या रखा है? माँ, उस गांव में मेरा बचपन रखा है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उस गांव में एक अनाथालय खुलवाऊँ। जिस तरह आप लोगों ने मेरा बचपन वीरान होने से बचा लिया, उसी तरह मैं किसी एक और बच्चे का बचपन अगर समेट सका तो मेरी खुश नसीबी होगी माँ। कहते हुए उसकी आंखों से एक कतरा बह चला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है बेटा। तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो बन पड़े वो करो इस सपने को पूरा करने के लिए। माँ, अभी तो बस ज़मीन खरीदने तक के ही पैसे हैं मुझ पर, लेकिन जल्दी ही मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा। कैसी बात कर रहा है तू? पैसे की कौन कमी है? कहते हुए कलावती जी खुद ही असहज हो गई। वो जानती थी कि नीर के लिए उनके पैसे किसी बोझ से कम नहीं थे। उस पर नीर के झुके चेहरे ने उन्हें और भी ज़्यादा परेशान कर दिया और वो झेप मिटाने के लिए बोली, तो गांव कब निकलेगा तुम? माँ, कल का सोचा है मैंने, हो सका तो कल ही डील फाइनल कराऊंगा। सुन, वीणा को भी लेते जाना साथ, उसका भी मन और हो जाएगा। कमरे में आती वीणा ने आखिरी वाक्य सुने तो बोली, कहाँ जाना है माँ? गाँव। नीर कल हमारे गाँव जा रहा है। ऐसा करना, तुम भी हो आना। इसी बहाने तुम हमारा पैतृक गाँव भी देख लोगी और शायद उस गाँव की सुंदरता अच्छी लगे तुम्हें। वीणा ने सिर हिलाकर मुख सहमति दे दी और नीर की गर्दन झुक सी गई। गांव में प्रवेश करते ही नीर के आगे उसका बचपन तैर गया। उसका उन्मुक्त गगन में आज़ाद पंछी की तरह उड़ना, फिर ईश्वरीय विधान के द्वारा उसके पर कुतर दिए जाने तक का सफ़र जैसे एक रील सा घूम गया उसके आगे। स्टीयरिंग हाथों में थामे नीर कुछ यूं खोया कि उस पर से ध्यान हटा और गाड़ी गड्ढे में जाते जाते बची। वीणा ने घबराकर नीर का हाथ थाम लिया। झटके से उभरा नीर गाड़ी से बाहर आया, गाड़ी की हालत जांचने, और अचानक ही उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा। ये उसका और रजनीश का बचपन का जिगरी था, अमोल। नीर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों टूटकर एक दूसरे के गले लगे। अब तक वीणा भी बाहर आ गई थी। अमोल आगे बढ़ वीणा के पैर छूते हुए बोला, भाभी जी प्रणाम। वीणा असहज होती हुई उन्हें प्रणाम की और एक कदम पीछे हो गई। अमोल ने एक चपत नीर के सिर में लगाई और बोला, साले, तूने और रजनीश ने दोनों ने ब्याह रचा लिया और हमें बुलाने की जहमत भी ना उठाई। पर यार, पसंद की दाद दूंगा तेरी। भाभी बहुत ही बढ़िया है। नीर को जैसे धक्का सा लगा। तुरंत सफाई देते हुए बोला, ये मेरी नहीं, राज की पत्नी है, श्रीमती वीणा रजनीश सिंह। वीणा के कानों में गूंज गया, श्रीमती वीणा रजनीश सिंह। नीर अपने घर की ओर बढ़ा तो कठपुतली सी वीणा भी उसके पीछे चल दी। एक अजीब चुप्पी थी उन दोनों के बीच, या शायद कोई वाक्य शोर मचा रहा था। अपने घर में घुसते ही जैसे एक सुखद ठंडी हवा का झोंका नीर के चेहरे से आ टकराया। ये उसी की जिद थी कि जिसने अब तक इस मकान को घर बनाए रखा था। गांव छोड़ देने के बाद जहां एक और कुंवर साहब ने अपनी संपत्ति को बेचना अधिक उचित समझा, वहीं दूसरी ओर अपनी मामूली संपत्ति के इकलौते मालिक नीर ने उसे यादों के झरोखे की तरह समेटना उचित समझा। उसकी जिद के आगे घुटने टेकते कुंवर साहब ने उस मकान को उसके चाचा रामेश्वर की निगरानी में छोड़ दिया था। गाहे बगाहे इन गलियों के चक्कर लगा जाता था नीर।
चाचा चाची पर बोझ ना बने वो, इसलिए ही कुंवर उसे अपने साथ ले गए थे। लेकिन मुंह का धागा तोड़ना इतना आसान होता है क्या? विदेश के लिए जाने से पहले भी वो एक आखिरी बार अपने घर की माटी बटोरने आया था। हमेशा से ही हंसते खिलखिलाते नीर के आंसू इस जगह आकर अनायास ही बह उठते थे, जिन्हें वो कभी छुपाने की कोशिश भी ना किया करता था। आखिर इतना हक तो था ही इस घर का उस पर। चाची ने बहुत जोर शोर से उसका स्वागत किया था। छोटा सा लेकिन सुसज्जित व करीने से जमाया हुआ घर था वो, जो कभी उसका हुआ करता था। वीणा को उसके चाचा चाची ने भी वही समझा जो अमोल ने समझा था। उस पर जब वीणा उनके पैर छूने झुकी तो चाची उसे लताड़ते हुए बोली, छी, अकेले पैर नहीं छूते, आओ जोड़े से छुओ। फिर एक झेंप छा गई दोनों के चेहरे पर। उठता हुआ नीर बोला, चाची, मेरी पत्नी नहीं है ये, राज की है। चाची को अपनी गलती का एहसास हुआ तो एक फीकी मुस्कान छोड़ती हुई वो वीणा की ठोडी को पुचकारती हुई बोली, क्या सोनी किस्मत पाई है हमारे राज ने। हमेशा की ही तरह इस मामले में भी उसे सबसे उत्तम हासिल हुआ है। वीणा की नज़र झुक गई, जिसे चाची ने हया के रूप में लिया और उस पर आशीर्वादों की बौछार कर दी। चाची के पीछे पीछे वीणा रसोई की ओर बढ़ गई और नीर गांव के बाहर अपनी ज़मीन का मुआयना करने के लिए चाचा के साथ निकल गया। जब वो लौटा तो घर खुशबू से महक रहा था, कुछ वैसी ही खुशबू से जैसी तब उठा करती थी जब उसकी माँ का आशियाना था ये घर। नीर जान चुका था कि इस खुशबू का कारण क्या है। भीतर आते ही चाची शुरू हो गई, वाह नीर, कमाल की जादूगरी है इस बहू के हाथ में तो। जीजी, नीर की माँ की याद दिला दी। आज बिल्कुल वही स्वाद है खाने में जो कभी जीजी के राज में हमें मिला था। कलावती जीजी वाकई बहुत भाग्यवान है कि इन्हें इतनी सुलक्षणी बहू मिली, वही दिल जीत लिया। नीर अपनी चाची के बड़बोलेपन से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन आज वो पूरी तरह उनकी बात से इत्तेफाक रखता था। मुस्कुराते हुए सब खाने पर बैठे और जैसे कि पहले से ही अंदाजा था, नीर अपनी उंगलियां तक खा जाने को तैयार था आज। यूं तो वो पिछले कई दिनों से वीणा के हाथों का स्वाद चख रहा था, लेकिन आज बात कुछ और ही थी। चाचा चाची के साथ खूब बातें कर नीर वीणा को नीचे सोने का कह छत पर चढ़ गया। वही पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करने का बहाना, इससे अच्छा क्या हो सकता था। नीर छत पर बैठा हाथों में सिगरेट लिए अपना दिल जला रहा था। कुछ था जो उसे भीतर ही भीतर साल रहा था, कुछ था जो सपनों के पूरे होने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें अपने घर से दिखती उस स्कूल की इमारत पर लगी थी जहां उसने और रजनीश ने अपने बचपन की शिक्षा पाई थी। क्या थे वो दोनों और आज क्या हो गए थे। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। नीर को खनकती आवाज ने जैसे झकझोरा। क्या करें, गम गलत करने के लिए आज ढलता सूरज नहीं है। ये हवा तो है, समा तो है, और मैं भी तो हूँ। पास बैठी वीणा ने जैसे ही आखिरी के शब्द कहे, नीर ने उसे अजीब निगाहों से देखा। वीणा एक पल के लिए असहज हो गई, फिर उसका ध्यान नीर की बहती आंखों पर चला गया। वीणा जैसे सब कुछ भूलकर नीर का हाथ थाम लिया था। नीर के हाथों की पकड़ भी उसके हाथों पर मजबूत हो गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। माँ की याद आ रही है। नीर ने चुपके से गर्दन हिला दी। इस समय वो किसी मासूम बच्चे सा निश्चल लग रहा था। वीणा ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, वो दूर चमकता तारा दिख रहा है। नीर ने हाँ में सिर हिलाया तो वीणा ने आगे कहा, वो माँ है, देखो तुम्हें देख रही है, तुम्हें लाड लड़ा रही है, और तुम हो कि आंखों से आंसू के साथ उनके लाड को भी धूमिल कर रहे हो। नीर ने अपनी नजरें झुका ली। वीणा को जितना जानता जा रहा था वो उसे एक साफ और सुलझी हुई स्त्री लगने लगी थी। कुछ ऐसी की जिसे चाहने को जी चाहे, मन लगाने को जी चाहे। तुम माँ को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अपनी खुशियों से उनका दामन जरूर भर सकते हो। कोशिश तो कर ही सकते हो। ये चैन उनकी है ना? नीर ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हें नहीं लगता कि ये जब तुम्हारे आंसुओं से भीगती होगी तो माँ के मन पर भी कुछ बूंदें गिर जाती होगी? नीर ने उसे देखा, कितनी प्यारी लग रही थी। वीणा की बातें उसके घावों पर मरहम जैसी महसूस हो रही थी उसे। नीर ने वीणा से बात करते हुए उसे अपनी योजना से जुड़ी सारी बातें बताई। माँ के जिक्र से शुरू हुआ बातों का सिलसिला बचपन के गलियारे से होता हुआ जवानी की दहलीज को छूता, विदेश की सैर करता, आखिरकार वीणा के नीर के कंधे पर झुक पलके झुकाने पर खत्म हो गया। नीर ने जैसे
इस लम्हे के धागे को कसकर थाम लिया। वीणा को साथ लिए वो सपनों से आगे निकल चुका था। मासूम सी वीणा को निहारता वो कभी उसे तो कभी उस विशाल गगन को देख रहा था। दोनों में से कौन ज्यादा आकर्षक है वो तय नहीं कर सका था। कब उसके हाथ वीणा के बालों तक पहुंचे वो समझ ना सका। उसका स्पर्श पा वीणा अचानक ही जाग उठी। एक दूसरे के ठीक सामने दो दिल धड़क रहे थे। नीर और वीणा का फासला अब कम हो रहा था। कांपते अधर अब मिलने को ही थे कि नीर के कानों में अपनी ही आवाज गूंज गई, ये है श्रीमती वीणा रजनीश सिंह। नीर एकदम उठ खड़ा हुआ। उसके और वीणा के चेहरे पर जैसे फटकार बरस रही थी। अपने बालों को संभालती वीणा भी उठ खड़ी हुई और भरसक अपनी मौजूदगी को समेटते हुए नीचे चली गई। कोशिश तो यही थी कि अपना निशान भी ना छोड़े पीछे, लेकिन शायद अपना दिल छोड़ गई थी किसी और के सीने में धड़कने के लिए। वीणा के जाने के बाद नीर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी माँ की चैन अब फिर भीग चुकी थी। अगली सुबह नीर गांव की जमीन की बात तय कर वीणा के साथ वापिस शहर को निकल गया। पूरे रास्ते एक चुप्पी थी दोनों के बीच। आमतौर पर नीर कोई ना कोई गीत गुनगुनाकर ही ड्राइव किया करता था, लेकिन आज उसके होठ जैसे सी दिए थे किसी ने। वीणा भी एक कोना पकड़े चुप थी और गाड़ी के साथ साथ चलती उस सड़क को घूर रही थी। हर राह की एक मंजिल दिख रही थी उसे, बस जाने उसी की मंजिल कहाँ गुम थी। बेख्याली में उसका दुपट्टा गाड़ी के गेयर पर जाकर लगा तो नीर को जैसे बहाना मिल गया फट पड़ने का। उसने जोर से वीणा पर चिल्लाते हुए कहा, अपनी चीजें अपना सामान को काबू में रखो और हो सके तो खुद को भी। वीणा को जैसे किसी जहरीले कीट ने डंक मार दिया हो। उसने अपना दुपट्टा खींच लिया और फिर बाहर देखने लगी। इस बार साथ चलती सड़क कुछ धुंधली सी थी। नीर के चेहरे पर रात का आक्रोश साफ दिख रहा था और वीणा बस छत पर चले जाने के अपने कारण को ही खोजने में लगी थी। घर पहुंचते ही नीर को रजनीश ने घेर लिया। कलावती जी के खाने के आग्रह को ठुकराकर रजनीश नीर को कमरे में ले गया। वीणा के चेहरे की उड़ी रंगत उसका हाल बयां करने को काफी थी। कलावती जी ने उससे पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा? वीणा जैसे कल रात से एक झटके में ही आज में पटक दी गई हो, खोई सी बोली, ठीक हूँ माँ, सब ठीक है। कलावती जी को शंका हुई तो वो दोबारा बोली, बेटा तुम्हारे चेहरे से तो तुम्हारे ठीक होने का पता नहीं चल रहा। वीणा उन्हें सारी रात ठीक से ना सोने का बहाना देकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कलावती जी संशय में उसे जाते देखती रही। ये सब क्या है नीर? इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास। मुझसे ये नहीं होगा राज। क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें ये करना ही होगा। राज समझो, मैं अपनी ही नज़र में। अपना इमोशनल ड्रामा अपने पास रखो। तुम शायद भूल गए हो कितना किया है इस घर ने तुम्हारे लिए। मैंने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए, सब भूल गए हो तुम। मैं कुछ नहीं भूला हूँ राज, सब याद है। अगर तुम्हें सब याद है तो फिर तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। रजनीश का क्रोध थोड़ा कम हुआ तो वो आवाज़ को थोड़ा नरम करते हुए बोला, यकीन मानो नीर, इसमें हम सबका भला है। नीर नज़र झुकाकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वापस आती वीणा से नीर जा टकराया। इससे पहले कि वीणा कुछ कहती नीर वहां से निकल गया। उसके जाते जाते वीणा ने उसकी आंखों में नमी देखी थी। वीणा बेचैन हो उठी। उसने कमरे में झांक कर देखा तो अंदर रजनीश को पाया। वो समझ नहीं पा रही थी कि रजनीश ने नीर से ऐसा क्या कह दिया कि उसकी आंखों में नमी उतर आई। सोचती हुई वो नीचे चली आई। नीचे आकर वीणा कलावती जी के साथ काम में लग गई। खाने का समय हो चुका था, लेकिन ना तो नीर और ना ही रजनीश नीचे आए थे। कलावती जी ने वीणा को नीर को बुलाने भेजा और खुद रजनीश को लाने चली गई। वीणा नीर के कमरे में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन नीर कहीं नजर नहीं आया। वो नीचे वापस चली आई। रजनीश टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। उसने कलावती जी को बताया कि नीर नहीं है तो उसके चेहरे पर उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। नीर की आंखों के आंसू उसे रह रहकर परेशान कर रहे थे। उस पर रजनीश को यूं आराम से खाना खाते देख वो और भी जल चुकी थी। कलावती जी भी परेशान होती हुई बोली, अरे ऐसे कैसे कहीं नहीं मिल रहा? अभी तो ऊपर ही था, बिना बताए कहाँ चला गया? फिर वो रजनीश की तरफ होते हुए बोली, राज तेरे ही साथ गया था ना वो ऊपर, तुझे पता है कि कहाँ है वो? रजनीश ने नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, मुझे तो कुछ बताकर नहीं गया। वो काम के सिलसिले में गया होगा माँ। परसों सुबह उसकी फ्लाइट है
उसे जाने से पहले सब कुछ सेट भी तो करना है। उसकी नज़र वीणा पर गई, जहाँ नीर के जाने की खबर सुनकर 12 बजे हुए थे। कलावती जी भी हैरान होते हुए बोली, 2 दिन बाद जा रहा है और तुम लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। रजनीश बोला, माँ उसे तो जाना ही था, मुझे लगा कि आपको पता होगा कि कब वापस जाएगा वो। कलावती जी ने हल्के रोज से उसे देखा और फिर वीणा की ओर होते हुए बोली, तुम भी खाना खा लो बेटा, जब वापस आएगा तो उसे भी खिला दूंगी मैं। वीणा ने सिर झुकाकर कहा, माँ बिल्कुल भूख नहीं है। बिना कलावती जी का जवाब सुने वो ऊपर चढ़ गई। रजनीश के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। वीणा अपने कमरे में पड़ी अनुमान लगा रही थी। उस रात छत पर भी नीर और रजनीश दोनों की बातचीत का अंजाम नीर के उतरे चेहरे में हुआ था और आज भी नीर आंसू लिए ही घर से निकला था। कल रात का किस्सा भी उसके आगे दौड़ रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नीर आखिर गया कहाँ। पूरा दिन बीत चुका था, नीर का कुछ पता नहीं था। वीणा पूरे घर में बेचैन सी फिर रही थी। कलावती से ज्यादा वीणा को नीर की फिक्र थी और शायद इसका एहसास कलावती जी को भी था। रात होने को आई थी लेकिन नीर का कोई अता पता नहीं था। रजनीश आज भी हमेशा की तरह घर से गायब था। कलावती जी ने जब कुंवर साहब से इसका जिक्र किया तो उन्होंने भी नीर के इस व्यवहार पर हैरत जताई और कहा, ये रजनीश का कीड़ा नीर को कब से काट गया। उनके वाक्यों में व्यंग साफ दिखाई दे रहा था। व्यंग रजनीश के लिए था, जिसे समझकर कलावती जी की नज़र झुक गई। कलावती जी को परेशान देख कुंवर साहब बोले, कलावती बच्चा नहीं रहा अब वो, विदेश में भी अकेला ही रहता है ना, हो सकता है किसी काम से गया हो। कलावती जी तुरंत ही बोली, लापरवाह नहीं है वो, हमेशा बताकर जाता है। परसों सुबह की फ्लाइट है उसकी, क्या जानते हैं आप। कुंवर साहब ने हैरानी से कलावती जी की ओर देखा और नामी सिर हिलाया। कलावती जी बोली, राज के सिवा ये बात कोई नहीं जानता। क्या अब से पहले ऐसा बर्ताव देखा है आपने नीर का। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। जब से गांव से लौट कर आया है उसके हाव भाव ठीक नहीं थे और उसके बाद राज उसे ऊपर ले गया, फिर न जाने वो कहाँ चला गया। मुझे अब चिंता हो रही है जी। कुंवर साहब के मन में भी अब घबराहट ने जगह ले ली, लेकिन कलावती जी को शांत कराना जरूरी था। उन्हें दिलासा देते हुए बोले, चिंता नहीं करो आप, आ जाएगा, सुबह तक लौट आएगा। आप अभी सो जाओ, सुबह एक बार नौकर को गांव भेज दूंगा। माजरा क्या है शायद समझ आ जाए। कलावती जी उनका हाथ थामे लेट गई और सारे दिन की थकावट ने नींद का रूप कब ले लिया उन्हें खबर नहीं हुई। अपने कमरे में करवटें बदलती वीणा पूरी रात ना सो सकी। उठकर नीर के कमरे में भी गई, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। उसका कोई अता पता ना था। अगला सारा दिन बीत गया, ना नीर घर लौटा था, ना ही रजनीश। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीणा की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो रही थी। उसका उतरा चेहरा कलावती जी को और भी ज्यादा साल रहा था। वीणा भरसक कोशिश कर रही थी कि वो अपने जज्बातों पर काबू रख सके, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुंवर साहब ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में आदमी दौड़ा रखे थे, लेकिन नीर का कुछ पता नहीं चल सका था। रजनीश की गैर मौजूदगी के सब आदी थे, लेकिन नीर का ना होना सभी को साल रहा था। वीणा ने कल से कुछ नहीं खाया था। अपने कमरे में पड़ी वो बस यही सोचने में लगी थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या था रजनीश और नीर के बीच कि वो यूं ही चला गया कहीं। उसने ये बात अभी तक घर में किसी को भी नहीं बताई थी। कुंवर साहब को आज शहर से बाहर जाना पड़ा और नीर के लिए घबराहट ली वो चले गए थे। घर में बस कलावती जी और वीणा ही बचे थे। दोनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। रात हो चुकी थी। चिंता के मारे कलावती जी को वीणा बहुत मुश्किल से सुलाकर अपने कमरे में लेटी थी। रेस्टिंग चेयर पर बैठी वो बहुत देर तक सोचती रही और आखिर अब उसकी थकान उसकी आंखों पर भारी हो गई। कंधे पर अपना झोला लटकाए नीर अब वीणा के कमरे में था। रेस्टिंग चेयर पर सोती वीणा बेहद मासूम व खूबसूरत लग रही थी। कमरे में जलते दियों की रोशनी से वीणा का चेहरा भी जगमगा रहा था। रात के समय में वीणा अपने कमरे में दियों की रोशनी रखना पसंद करती थी। नीर उसके करीब आया और भरसक किसी आहट के ना होने की कोशिश करते हुए उसके करीब बैठा और बोला, मुझे माफ कर देना वीणा, तुम्हें अपने जज्बात बता ना सका, लेकिन मन के भीतर तक समा चुकी हो तुम। अब जा रहा हूँ मैं, लेकिन तुमसे तुम्हारा एक अंश चुराकर मेरे मन में आने वाली तुम पहली लड़की हो। वादा करता हूँ आखिरी भी तुम ही रहोगी। तुम्हारा सामना ना कर सकूंगा
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कहते हुए नीर अपनी आंखों से बहते नीर को समेटता हुआ उठ खड़ा हुआ। एक कदम आगे बढ़ा तो अपने हाथ पर वीणा का स्पर्श पाया। वो जाग रही थी। नीर ने पलटकर देखा तो वीणा रोज से उसे देख रही थी। नीर की पलकें झुक गई। वीणा ने आगे आकर नीर से कहा, तुम इतने कायर हो गए, मैंने समझा नहीं था। नीर से कुछ बोलते नहीं बना तो वीणा एक कदम और आगे बढ़ आई और नीर का कॉलर पकड़ते हुए बोली, मन के भीतर मुझे समेटने से पहले मेरी इजाज़त नहीं लोगे नीर। नीर अब भी चुपचाप खड़ा था। वीणा का गुस्सा पहली बार देख रहा था वो। उस गुस्से में भी उसकी साफ नीयत प्रत्यक्ष थी। नीर को दोबारा झकझोरते हुए बोली, मेरे जीवन में बिना बताए चले आए तुम, माफ़ किया मैंने, लेकिन यूँ चोरों की तरह भागने नहीं दूंगी तुम्हें। नीर ने उसे खुद को छुड़ाया और बोला, ये ठीक नहीं है वीणा, मैं ये नहीं कर सकता। वीणा ने कहा, क्या नहीं कर सकते तुम नीर, क्या किया है तुमने ऐसा? नीर चुप था तो वीणा आगे बोली, बोलते क्यों नहीं हो नीर? वैसे तो तुम कभी चुप नहीं होते, आज क्यों नहीं बोलते? प्यार करने लगा हूँ तुम्हें, चाहता हूँ तुम्हें। लेकिन इससे पहले कि नीर कुछ और बोलता, वीणा उसके गले जा लगी। नीर स्तब्ध था। अपने दोनों हाथों को वीणा से भरसक हटाने की कोशिश के बावजूद भी नीर खुद को ना रोक सका और उसने भी वीणा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। सुबकते हुए वीणा बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी नीर। रजनीश ने कभी नहीं अपनाया मुझे। मेरे जीवन में तुम रोशनी लेकर आए थे। मुझे यूं अंधेरे में घिरा मत छोड़कर जाओ। अब मैं नहीं जी सकूंगी ऐसे। नीर कुछ ना बोल सका। एक दूसरे की बाहों में सुकून तलाशते दोनों इस लम्हे की कमजोरी में कब बह गए, दोनों समझ ना सके। अगली सुबह अपने जीवन की सबसे सुखद सुबह का अनुभव करती वीणा उठी। बराबर में सोया नीर उसे उसकी संपूर्णता का एहसास करा रहा था। सोच लिया था उसने कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। इस एक रात में नीर के साथ अपने पूरे जीवन के ख्वाब संजो लिए थे उसने। नीर को सोता छोड़कर वीणा खिड़की पर चली आई। पूरी तरह सूरज नहीं चढ़ा था। रात की खुमारी शायद अभी उस पर भी तारी थी। नीर की शर्ट उठा वीणा उसमें उसका स्पर्श और उसकी गंध महसूस कर रही थी कि अचानक ही उसका हाथ नीर की शर्ट की जेब पर गया। कौतूहल में उसने देखा तो डाक थी। ऊपर रजनीश का नाम देख वो अपना हाथ उस खत को खोले बगैर रोक ना सकी। कुछ ही देर में नीर की आंख खुली तो उसने वीणा को अपने सामने ना पाया। चारों ओर देखा तो वो उसे खिड़की के पास बैठी दिखाई दी। नीर मुस्कुराता हुआ उठा और उसे गुड मॉर्निंग कहता हुआ उसके पास आया। वीणा आंसुओं से लबरेज थी। नीर ने उसे कंधे से पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ वीणा, क्यों रो रही हो? उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वीणा ने उसकी ओर देखा तो वो एक पल को डर गया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। नीर ने दोबारा पूछा, क्या हुआ वीणा? वीणा उठी और उसने वो खत नीर के आगे कर दिया। नीर की नजरें एक पल झुकी और दूसरी ही पल उठ गई। हकलाता हुआ वो बोला, वीणा जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि नीर कुछ और कहता उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद हो चुका था। नीर, सॉरी तुझे फोन ना करके खत लिख रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि फोन पर कह नहीं पाता। माँ पापा ने मेरी शादी एक गवार के साथ कर दी। तू तो जानता है मैं अवनीश को चाहता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लड़कियों में, नहीं रह सकता मैं उसके साथ। अवनीश भी बहुत चाहता है मुझे। पापा को बताया था मैंने। अरे जब मैं लड़कियों के साथ कंफर्ट नहीं महसूस करता तो फिर शादी कैसे निभाऊंगा? लेकिन नहीं, ये बात पापा को समझ नहीं आई। ये इंडिया भी ना बैकवर्ड रहा है, हमेशा बैकवर्ड ही रहेगा। वहाँ कितना खुश था मैं अवनीश के साथ, लेकिन नहीं, पापा को तो मुझे वापस बुलाना था। उस पर माँ भूख हड़ताल करके बैठ गई। मैंने बहुत समझाया पापा को, लेकिन वो नहीं माने। उल्टे मुझे जायदाद से बेदखल करने की बात कह रहे थे। मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी, तो समझ रहा है ना। अब यार मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकता। उसे छोड़ने के बारे में सोचूंगा तो पापा का समाज का रोना, फलाना ढिमकाना। इस बीच मैंने और अवनीश ने एक प्लान सोचा है। अगर तू मेरा साथ देगा तो हम इस लड़की से छुटकारा पा सकने में कामयाब हो जाएंगे। और ना भी मुझे छोड़े, बस पड़ी रहे एक कोने में चुपचाप, तो और भी अच्छा। पापा के समाज की परेशानियों से मैं बच जाऊंगा। तुझे वीणा के साथ प्यार का नाटक करना होगा। उसे इतना महसूस कराना होगा खुद के लिए कि वो रह ना पाए तुमसे दूर। शारीरिक रूप से रिश्ता बनाना होगा तुझे उसके साथ और फिर चले जाना होगा उसे छोड़कर कहीं दूर। मैं जानता हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अवनीश को बहुत चाहता हूँ यार, और इस काम में बस तू ही मदद कर सकता है मेरी।
मैं वादा करता हूँ तेरी सारी प्रॉब्लम मैं सुलझा दूंगा, तेरा बिजनेस सेट करने में तेरी मदद करूँगा। भाई तुझे ये करना होगा मेरे लिए। तू कहता था ना कि बहुत किया इस घर ने तेरे लिए। आज तेरे पास मौका है कि तू कुछ कर सके इस घर के लिए। मैं इंडियन लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार तेरे साथ सोई ना वो सारी लाइफ गिल्ट में जिएगी। ऊपर से मैं और फोर्स करवाऊंगा उसे गिल्ट में जीने को। अपना बर्ताव इतना अच्छा कर दूंगा कि टूट जाएगी वो। इन इंडियन लड़कियों को अपना कैरेक्टर बहुत प्यारा होता है भाई। बस एक गलती और मेरा काम हो जाएगा। बस इस सब में तू मेरी मदद कर दे भाई। और फिर दुनिया के सामने तो रहूंगा ही ना मैं उसका पति, रहेगी ना वो इस महल की रानी। इतना बड़ा घर कभी सपनों में भी नहीं मिलेगा उसे। महलों का राजा मिला है उसे, सारी उम्र राज करेगी। मैं उसे सारी सुविधा दूंगा, बस मैं खुद को उसे नहीं दे सकता। भाई प्लीज तू आजा और मेरी इतनी मदद कर दे प्लीज। तेरे इंतजार में राज। नीर की पलकें झुकी थी। थप्पड़ की गूंज अब तक उसके कानों में गूंज रही थी और वीणा उसके सामने एक बुत बनी सुनी और नम आंखों से उसे देख रही थी। वीणा मेरी बात सुनो, नीर कहता ही रह गया। वीणा भारी कदमों से अपने कमरे से बाहर आ गई और खाली पड़े कमरे में जा उसने दरवाजा भिड़ा लिया। सूरज अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था और नीर वीणा के कमरे से अपनी मौजूदगी समेट रहा था। चंद लम्हों पहले जहाँ कई जन्मों के ख्वाब पले थे, वही अब बीते सभी लम्हों की कसक पैर पसार रही थी। हर उस जगह जहाँ वीणा का स्पर्श था, नीर अपनी उंगलियां फिरा रहा था, जैसे उसे आखिरी दफा खुद में जज्ब कर रहा हो। इसी क्रम में उसके हाथ अब वीणा की पाजेब लग चुकी थी। उसके छन छन बजते घुंघरू नीर के अंदर कुछ टूटता महसूस कर रहे थे। हाँ, मैं उसके कहने पर आया था, लेकिन तुम्हें कब चाहने लगा मैं समझ ना सका वीणा। बस इसलिए कल चले जाना चाहता था मैं, लेकिन शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर ना था, शायद मेरे कर्मों को ये मंजूर ना था। पाजेब को कसकर अपने सीने से लगाए नीर बुदबुदा रहा था। आंखों में पानी लिए नीर उस कमरे से बाहर चला आया और अपने अब तक के कुछ सुखद लम्हे उस घर के हर कोने में समेटता नीर उस महल से बाहर आ गया। बालकनी में खड़ी वीणा उसके साथ अपना मन भी जाता देख रही थी। बीती रात का साया जितना खूबसूरत दिखा था, उसे अब उतना ही भयंकर और विकराल रूप लिए उसके सामने खड़ा था। आंखों से बरखा बरस रही थी। चौखट को हाथों से भींचते वह अब सोनेपन से जाते नीर को देख रही थी और साथ ही देख रही थी अपने टूटे विश्वास, अधूरे प्रेम और विखंडित सतीत्व को। सूरज आसमान पर चढ़ाया था। कलावती जी भौचक्की सी वीणा को देख रही थी। नीर के कमरे में उसका सामान ना पाकर वो समझ चुकी थी कि वो जा चुका है, लेकिन यूँ बिना बताए वो कैसे चला गया इसका अंदाजा ना था उन्हें। इस पर खिड़की पर बैठी वीणा को जैसे एक ही रात में बेजान होते देख रही कलावती जी असमंजस में थी कि उसे हुआ क्या है। वीणा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन आंखें उसकी डबडबा रही थी। निरंतर बाहर जाते रास्ते को देखती वीणा को जैसे कलावती जी की मौजूदगी का भान ही नहीं था। कलावती जी उसे खूब झिंझोड़ चुकी थी, लेकिन उसने तो जैसे टस से मस न होने की कसम खा ली थी। रजनीश कमरे में आ चुका था। एक असहाय और सेंसित नजर कलावती जी ने उस पर डाली तो अपने प्लान की कामयाबी का सोच रजनीश की बाँछें खिली जा रही थी। बेचारा सा मुंह बनाते हुए उसने कलावती जी को बाहर जाने का इशारा किया। कलावती जी उठकर बाहर चली आई और पीछे छोड़ आई एक कत्ल और एक कातिल। कत्ल विश्वास का और विश्वास का कातिल। रजनीश ने जैसे ही वीणा को कंधे से छुआ अपना नाटक शुरू करने के लिए, वीणा ने अपनी मुट्ठी में दबाया खत उसके आगे कर दिया। एक पल को रजनीश सन रह गया। उसकी परेशानी पर पसीने की 2 बूंदें लहरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालता वो उठ खड़ा हुआ। शेरनी की तेजी से वीणा उस पर लपकी और उसके सीने को पीछे धकेलते हुए बोली, क्यों किया ये सब? क्यों ये खेल खेला मेरे साथ? अपनी अय्याशियों को छुपाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया? क्यों? रजनीश को कुछ समझ नहीं आया कि इस परिस्थिति को कैसे संभाले। वीणा फुफकारती हुई बोली, अब देखना तुम, मैं क्या करती हूँ। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। लोग भी जाने की किस श्रेणी के कमीने हो तुम। क्या करोगी? रजनीश जैसे वापस होश में आता हुआ बोला, सबसे पहले तो मैं पापा से ही पूछूंगी क्यों किया मेरे साथ ऐसा। सब कुछ जानते हुए भी क्यों धकेला मुझे खाई में? क्या दोस्त था मेरा जो इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? इसके बाद तुम्हारी सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। किस तरह तुमने ये खेल रचाया मेरे साथ। वीणा जैसे अपनी धुन में बोलती जा रही थी। उसने देखा ही नहीं कि
रजनीश के चेहरे पर कितने विकृत भाव आ चुके थे। और जो तुमने किया वो कैसे बताओगी? मैंने क्या किया है? कल रात किसी और मर्द के साथ अपना बिस्तर बांट चुकी हो तुम, लेकिन वो तो तुमने। बोलते बोलते जैसे लकवा मार गया था उसकी जबान को। नजरें झुक सी गई। स्थिति को काबू में आता देख रजनीश ने अपना अगला पैंतरा छोड़ा। नीर, या मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी वीणा, तो प्लीज ये सती सावित्री होने का ढोंग करना बंद करो। तुम अपनी मर्जी के साथ मुझे धोखा देकर नीर के साथ जुड़ी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने ही नीर को कहा था तुम्हारे साथ ऐसा करने को, लेकिन मैं और क्या करता। पापा ने मजबूर किया मुझे ऐसे करने के लिए। अवनीश और मैं खुद से साथ में, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम में। वीणा मुंह बाई उसे देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि असली दोष है किसका, उसका जिसने भावनाओं में बहकर अपनी सीमाएं लांघ दी, या फिर उसका जिसने अपना स्वार्थ साधने के लिए उसकी भावनाओं का ही मखौल उड़ा दिया। वीणा की आंखों से आंसू का बहाव तेज होता जा रहा था। वीणा को चुप देख और अपनी बात पूरी होने की ओर बढ़ती देख रजनीश ने अपना स्वर हल्का कर लिया। देखो वीणा, तुम्हें इस घर में कोई कमी नहीं होगी। तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, सारी सुख सुविधाएं दूंगा। बस मैं तुम्हें खुद को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और शारीरिक जरूरतों का क्या है, तुमने जैसे नीर के साथ पूरी की उसी तरह तुम किसी और के साथ करने के लिए स्वतंत्र हो। वीणा को जैसे किसी ने जोर का झटका दिया हो। उसकी आंखों से बह रहे आंसू अचानक ही बंद हो गए। चेहरे पर घृणा लाती हुई बोली, तुम इतने घटिया हो सकते हो मैंने सोचा नहीं था। हाँ, हुई मुझसे गलती, लेकिन अब और मैं कोई गलती नहीं करूंगी। दुनिया को देना अब अपनी सफाइयाँ, कहकर वीणा ने कमरे के बाहर अपने कदम बढ़ाए। सोच लो वीणा, अगर तुम इस घर से गई तो तुम्हारी बहनों का क्या होगा? सोचा है तुमने? कौन करेगा उनसे ब्याह? सारी जिंदगी कुंवारी ही रह जाएगी। जिनकी बड़ी बहन की शादी 5 महीने में ना टिक सकी, उनसे कौन शादी करेगा? और क्या सफाई देनी होगी मुझे बाहर? क्या साबित करोगी तुम? शारीरिक रूप से असक्षम नहीं हूँ मैं, कुछ साबित नहीं कर सकोगी। गलत सिर्फ तुम साबित होगी वीणा। ये इंडिया है, यहाँ औरतों को ही दोषी ठहराया जाता है। और फिर तुम तो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने जा रही हो, कौन करेगा तुम्हारा भरोसा? वीणा के कदम झटके से रुक गई। अपनी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया, जिन्होंने उसे पहले ही उसकी बहनों का हवाला देकर उसे अपना पल्ला झाड़ लिया। वो अब क्या उसका साथ देंगे? सही तो कह रहा है रजनीश, कैसे साबित करेगी इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुष की ही कमी? कैसे बताएगी सबको कि उसके अपने ही पति ने कैसा खेल खेला उसके साथ? क्या बता पाएगी भी? सुनेगा कौन उसकी? अपने माँ पिता ही सगे नहीं, और किसका सहारा है? वीणा का सिर चकरा गया। दरवाजे का सहारा लेकर उसने खुद को संभाला। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी वीणा, जाओ कोशिश करके देख लो। वीणा का दिमाग काम करने से इनकार कर रहा था। एक 21 साल की लड़की ये कैसा दौर देख रही थी अपने जीवन का। वीणा भारी कदमों से कमरे के बाहर निकली ही थी कि रजनीश ने ताबूत में आखिरी कील ठोकी। सबको बताने से पहले ये सोच लेना कि जब लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे ही दोस्त के साथ, तो तुम्हारी बहनों से कौन शादी करेगा? वीणा ने मुड़कर एक नज़र रजनीश पर डाली। उन नज़रों में कितना धिक्कार था ये रजनीश बखूबी समझ चुका था। लेकिन जब इंसान पर मानसिक विकृति और जिद सवार होती है, तब वो शायद किसी अन्य पहलू पर गौर नहीं कर पाता, या फिर शायद करना नहीं चाहता। वीणा अब अपना मन गंवाकर अपने कमरे में आ चुकी थी, जहाँ तहाँ नीर का स्पर्श और उसका एहसास और उसकी खुशबू बिखरी थी। वीणा ना चाहते हुए भी रो पड़ी। उसका मन ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि नीर की आंखों में जो प्यार उसने अपने लिए देखा था, उसके स्पर्श में जो कोमलता उसने खुद के लिए महसूस की थी, क्या वो किसी और के कहने से आ सकती थी? एक एक बात, एक एक शब्द जो नीर ने उसे कहे थे, इस समय उसके कानों में गूंज रहे थे और साथ ही गूंज रहा था एक अपराध बोझ जो उसके खुद के लिए था। कैसे कैसे कर सकी वो ये सब? बस यही सवाल रह रहकर उसे साल रहा था। क्यों नहीं खुद पर काबू पाया? क्यों नहीं लड़ सकी वो अपनी तन्हाइयों से? क्यों नहीं संभाल सकी अपनी आंखों की खुश्की? क्यों नहीं उसने रोका खुद को ये यूं उपयोग होने से? क्या सच में नीर ने बस उसे उपयोग ही किया? अपने को दोषी स्वीकार करती वीणा ने उस घर में अपने को होम करने का फैसला ले लिया। समय बीत रहा था। वीणा की हालत पहले से भी बुरी थी। नीर के आने से पहले वीणा केवल सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब जब उसे सभी सवालों के जवाब मिल गए थे,
तब और भी कई सवाल उसके सामने मुंह बाए खड़े हो गए थे और साथ ही थे कुछ पश्चाताप भी। वो आज घंटों खिड़की के पास बैठी उस रास्ते को निहारती जिन रास्तों से कभी नीर गुजरा था, उसका पूरा कारवां बिगाड़कर। उसकी सूनी आंखें अब और सूनी हो चली थी, ना ढंग से कुछ खाती ना किसी से कुछ बोलती, बस एक मशीन की तरह कामों में झोंक दिया था उसने खुद को। रजनीश का काफिला अब घर में रात को थोड़ा जल्दी ठहर जाया करता था। समाज के डर से एक ही कमरे में रहने को मजबूर थे वो पति पत्नी। नितांत अजनबियों की तरह रातें काटते थे। रजनीश ने शुरुआती कोशिश के तहत वीणा से दोस्ती बांधने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें देख वो कुछ यूं डरा कि अपने कदम उसने पीछे खींच लिए। नीर का पता ना चलना था, ना चला। कलावती जी हैरान थी। नीर का यूं चले जाना, वीणा का यूं बिखर जाना उसकी समझ से बाहर था। कुंवर साहब से जब उन्होंने इसका जिक्र छेड़ा तो एक टीस उनके मन में जो आज तक भरी थी उसने आंसू का रूप ले लिया। कलावती जी को समझ पाती या कोई सवाल खड़े कर पाती उसके पहले ही उन्होंने अपने कोरों से नमी पोंछ दी थी और कलावती जी के सवालों पर उनके हाथों को थाम विराम लगा दिया था। अपने पति की चुप्पी को कलावती जी ने न जाने क्या सोच स्वीकार कर लिया, लेकिन वीणा की घुटन उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मजबूर कर रही थी। रजनीश से बात करने की उन्होंने ठानी ही थी कि वीणा को अपने गर्भ में नीर के अंश का एहसास हो गया। खबर छुपाने वाली ना थी, तो जब इस खबर का अंदाजा रजनीश को हुआ तो अपने सारे कर्म छुपाते और सारे सवालों के जवाब उससे मिलते नजर आए। आज पूरा महल खुशियों से जगमगा रहा था। कलावती जी वीणा की बलैयां ले रही थी। उसके मुंह की सूखी रंगत देखकर मानसिंह जी कुछ ना समझकर भी सब कुछ समझ गए थे। एक तीखी नज़र जब उन्होंने रजनीश पर डाली तो उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें किसी के अरमानों के कत्ल का खून मिला हुआ था। आज कुंवर साहब टूट गए थे। सच्चाई वो हमेशा से जानते थे। उन्होंने यही सोचा था कि शादी के बाद रजनीश सही राह पर चला आएगा। इस कारण जब वीणा जैसी सुशील बहू के कदम की आहट उन्होंने अपने घर आती सुनी तो बिना एक पल गवाए उसे उचक कर पकड़ लिया। लेकिन वीणा का उतरा चेहरा, उसकी सूनी आंखें और उसके शरीर की गिरती रंगत ने कुंवर साहब के सामने सब कुछ खोलकर रख दिया। वो वीणा के एक शब्द कहे बगैर ही उसकी आंखों में छुपे खुद के लिए धिक्कार को समझ गए, जिसने उनके मन में स्वयं के लिए नफरत का कीड़ा बो दिया। जो क्रिया उन्होंने अपने घर की खुशहाली के लिए की थी, उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देख उनका मन बैठ गया, जिसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में सामने आया। उस दिन के ठीक 2 दिन बाद उन्होंने अंतिम सांसें ली। गंगा जल पिलाने के लिए जब रजनीश के हाथ उठे तो उन्होंने वीणा के हाथों का सहारा मंजूर किया और उसके आगे हाथ जोड़ उन्होंने अपने आखिरी लम्हों में बिना कुछ कहे सब कह दिया। वीणा की ओर बेचारगी से देखते कुंवर साहब सिधार गए। उनकी नज़रें वीणा को मजबूर कर गई। जिस बच्चे को उसने ख़त्म करने का फैसला कर लिया था, उसी बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए उन आंखों ने उसे विवश कर दिया। अपनी कोख में पलते बच्चे से बेहद घृणा लिए वो उसे अपनी कोख में पाल रही थी। वो घृणा उस बच्चे के लिए थी, नीर के लिए थी या खुद के लिए, वो कभी तय ना कर सकी। कुंवर साहब के जाने के बाद वीणा और उसका बच्चा ही कलावती जी के लिए सब कुछ हो गया। उन्हें तो यही पता था कि वो उनका खून है, उनके परिवार का खून। उन्होंने हर संभव प्रयास किया वीणा को उन दिनों खुश रखने का, लेकिन वो सफल ना हो सकी। वीणा दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसके जीवन में फैली उदासीनता बढ़ती ही जा रही थी। बच्चा अपने आगमन की अंतिम अवस्था में था। शरीर और मन से कमजोर वीणा हर पल घबराती थी, कहीं उसे चैन ना पड़ता। रजनीश को ऐसे समय में भी घर में ना पाकर कलावती जी का खून खोल जाता। वो समझ ना पाती कि कैसे कोई अपने ही बच्चे की ओर इस कदर बेफिक्र हो सकता है। कलावती जी ने आखिर वीणा का मन बहलाने के प्रयास में रजनीश की स्टडी में उपलब्ध आध्यात्मिक और मनोरंजन कहानियों का रास्ता उसके लिए खोल दिया। रजनीश की स्टडी में किसी को पैर रखने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी कलावती जी ने वीणा को वहाँ ठहर पढ़ने के लिए कहा। वो जानती थी कि वीणा को पढ़ने का शौक है। वो घंटों उसे लिए अब स्टडी में बैठी रहती और थक जाने की कगार तक उसे कहानियाँ किस्से सुनाती। उन्हें सुन जब एक हल्की सी किरण की मुस्कान भी उसके होठों पर तैरती तो कलावती जी निहाल हो उठती। उन्होंने इस कदर खुद को वीणा में खो दिया था कि घर परिवार की उन्हें कोई सुध ना रही। रजनीश का मन बिजनेस में है कि नहीं, वो कैसे काम चला रहा है,
इसकी फिक्र उन्हें हुई ही नहीं। एक दिन वीणा जब कहानियाँ सुनते सुनते ही सो गई तो समय काटने के लिए कलावती जी ने स्टडी में और किताबें देखना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्होंने रैक से एक किताब निकाली तो उसके ऊपर रखी एक फाइल नीचे आ गिरी। उसमें से एक कागज बाहर निकलकर गिरा। कलावती जी ने उसे उठाया और जैसे एक पल को उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हॉल में वो कागज हाथ में थामे बैठी कलावती जी जैसे हाँफ रही थी। उनकी निगाहें दरवाजे पर थी। वीणा अभी भी ऊपर स्टडी में सो रही थी। काफ़ी देर के इंतजार के बाद लड़खड़ाते रजनीश के कदम उस महल में पड़े। सामने बैठी कलावती जी को हैरानी से देखता रजनीश बोला, आज सोई नहीं माँ। इस तरह पी रखी थी उसने कि खड़ा नहीं हो पा रहा था। कलावती जी ने जवाब में वो कागज रजनीश के सामने कर दिया। कागज हाथ में थामते ही जैसे रजनीश का सारा नशा हवा हो गया। 2 पलों के लिए उसे कुछ नहीं सूझा। बहुत हिम्मत जुटाकर बस इतना ही बोल सका, माँ, और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। रजनीश देहरी के बाहर खड़ा था। गुस्से से फुफकारती कलावती जी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर चुकी थी। वो कागज अब भी उनके हाथ में था। नीर का खत था जो उसने उस रात जाने से पहले रजनीश के लिए लिख उसकी स्टडी में छोड़ दिया था और शायद किसी नौकर ने उसे बिना जाने समझे उस फाइल तक पहुंचा दिया था। राज, मैं जा रहा हूँ। वीणा को धोखा देने आया था। खुद को गंवाकर वापिस जा रहा हूँ। प्रेम हो गया है उससे। ये धोखा मैं नहीं कर सकूंगा उसके साथ। तुमने और इस घर ने जो किया है मेरे लिए, उसका एहसान मैं चुकाने चला था। भूल गया था कि एहसान चुकाए नहीं जाते। मैं नहीं चुका सकता। इस तरह चुकाना भी नहीं चाहता। एक मन कहता है कि वीणा को सब बता, ले जाऊं उसे अपने साथ। लेकिन फिर वो बचपन याद आ जाता है जो इस घर ने मुझे दिया। इस घर की इज्जत को धूल में मिला शायद मैं अपने ख्वाबों का महल खड़ा नहीं कर सकूंगा। जानता हूँ कि वीणा को सच ना बताना गलत होगा, लेकिन शायद इस समय उसकी मदद करने की हालत में मैं नहीं हूँ। इस घर की इज्जत मेरे प्रेम पर हावी हो रही है राज। बस इतना ही कर सकता हूँ कि उसे धोखा ना दूँ। मेरे जाने का गम तो शायद बर्दाश्त कर जाए वो, लेकिन उसका मान खोकर मैं जीवित ना रह सकूंगा। जा रहा हूँ राज, माफ कर देना मुझे। श्रीमती वीणा रजनीश सिंह से वीणा चुरा कर ले जा रहा हूँ। रहेगी हर पल मेरे सीने में, मेरी आत्मा में। हो सके तो उसे उसका हक दे देना राज। बहुत भोली है वो, निश्चल है बहुत। हो सके तो मेरे लिए ही बस उसे उसका हक दे देना। गांव वाली जमीन तेरे नाम कर दी भाई। कागज तुझे कुछ दिनों में डाक से मिल जाएंगे। अलविदा हमेशा के लिए, नीर। इस खत को रखने के बाद नीर खुद को रोक ना सका था। एक आखिरी बार वीणा को देखने से उस कमरे में बढ़ते कदम उसके शायद ये ना जानते थे कि जो करने से खुद को रोक रहा है वो वही किस्मत बनकर रह जाएगा। कलावती जी ने रजनीश को अपने घर और जीवन से बेदखल कर दिया था। रजनीश भी अब सबको धोखा देकर हार चुका था। उस घर से निकाला वो कहाँ गया, किसी को खबर ना हुई। नीर की सच्चाई जान वीणा के मन से एक बोझ हट गया। वो 2 पल जो नीर उसका हुआ था वो कोई छल नहीं था। इसकी संतुष्टि ने वीणा में जैसे जान फूंक दी। जब उसने नीर की अंजूरी को जन्म दिया तो उसके मन में घृणा या कोई पछतावा नहीं बल्कि प्रेम था, विशुद्ध प्रेम नीर के प्रति और उसके एहसास के प्रति जो अब अंजूरी के रूप में उसके साथ था। नीर का पता लगाने की कलावती जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन नीर को नहीं मिलना था, ना मिला। समय पर लगाकर उड़ गया। कलावती जी ने वीणा का घर दोबारा बसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नीर को अपनी आत्मा में बसाई वीणा उसके लिए राजी ना हो सकी। उसने अपना जीवन नीर की यादों, अंजूरी, कलावती जी और कुंवर साहब के बिजनेस को सौंप दिया। रजनीश ने अपने होते जिस बिजनेस का बंटाधार किया था उसे वीणा ने हिचकते लरजते आखिर संभाल ही लिया। सीधी सादी वीणा का ये रूप किसी को अपेक्षित ना था, लेकिन समय की धारा ने आखिर उसे भी बहना सिखाई दिया। वीणा ने भले ही बिजनेस को आगे बढ़ाया पर खुद पर उसने काबू रखा। एक साधारण जीवन जीती वीणा ने केवल गुजारे भर के पैसों को ही तवज्जो दी। बिजनेस से होती अप्रत्याशित आय को उसने कलावती जी के संयोग से सामाजिक कार्यों में उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत उसने नीर के सपनों को पूरा करने से की। उसकी गांव की जमीन पर एक अनाथालय और वृद्धाश्रम खोला उसने। उसको संचालित करने का जिम्मा कलावती जी ने संभाला था। आज के समय में उस अनाथालय व वृद्धाश्रम में कई शाखाएं वीणा के कई शहरों में संचालित कर रही थी,
नीर के छोटे से सपने को उसने बहुत बड़ा रूप दे दिया। आज नीर के जैसे न जाने कितने ही बच्चे उन अनाथालयों में सहारा पा गए थे और न जाने कितनी ही बूढ़ी उंगलियों को कोई लाठी मिल गई थी। आज भी वीणा नीर से बतियाती थी, उसको अपने करीब महसूस करती थी। वो जो उसे जीवन का अनमोल समय दे गया था, उसकी यादों को वो अपनी कीमती समय दे रही थी। आज भी उनकी तन्हाइयों में नीर उसके साथ था। उसके हाथों में अपना हाथ दिए, उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसाई। अपने पैरों में आज भी वो एक ही पाजेब पहनी थी। उसका दूसरा हिस्सा न जाने कहाँ और किस हाल में नीर के साथ था। पीछे से आकर गले लगती अंजूरी ने वीणा को वापस वर्तमान में ला पटका। आंखों के कोरों को पहुंचती वीणा ने अंजूरी को मुस्कुराकर देखा तो अपनी माँ की आंखें पड़ती अंजूरी ने पूछा, पापा की याद आ रही है? वीणा ने हाँ में सिर हिलाया तो अंजूरी ने उसे गले लगा लिया और बोली, अब? रजनीश के घर छोड़ने के बाद अंजूरी पर सवाल ना उठे। इस कारण कलावती जी ने वो घर छोड़ दिया था। रजनीश की बुआ के पास दूसरे शहर में बसती कलावती जी ने उन्हें रजनीश की गैर मौजूदगी का कारण उसकी मृत्यु के रूप में बताया, जिसे सरल हद्दे बुआ ने मान भी लिया। कलावती जी अनाथालय में व्यस्त रहती तो ऐसे में बुआ जी ने अपने बुढ़ापे में भी वीणा और अंजूरी का खूब ख्याल रखा। इसी कारण उनसे वीणा की आत्मीयता बढ़ गई। दुनिया के सामने अंजूरी को रजनीश का नाम दे दिया गया। अंजूरी को भी कभी सच बताने की हिम्मत ना जुटा सकी वीणा। वो भी रजनीश को ही अपना पिता मानती रही। वीणा ने मुस्कुराकर नामे गर्दन हिलाई तो अंजूरी ने उसके आगे एक पैकेट रख दिया। अंजूरी के लिए जब अपनी सहेली के लड़के का रिश्ता बुआ जी ने बताया तब वीणा बहुत खुश थी। लेकिन उन लोगों की बातचीत के दौरान उनकी बातें, उनके हाव भाव और शादी के लिए उनकी जल्दी ने वीणा को संशय में डाल दिया। जल्दबाजी में वो कोई फैसला नहीं करना चाहती थी और उसके इस कदम को बल मिला जब अनाथालय के लिए मीटिंग में गई वीणा ने होटल में बुआ जी के मंजूरी के लिए बताए लड़के को एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। वीणा को जैसे अपना अतीत अपनी आंखों के सामने दौड़ता नजर आया। एक बार उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आंखों में आक्रोश लिए वो घर लौट आई थी। जानती थी कि उसका भरोसा आज भी कोई नहीं करेगा। इसी कारण उसने उस लड़के की सारी जानकारी निकलवाने की ठानी। इस पैकेट में उसी के खिलाफ सबूत थे। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि समय रहते उन्होंने उसके सामने उस लड़के की सच्चाई रख दी। ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी वो कि उन्होंने अंजूरी को एक और वीणा बनने से बचा लिया। वो अपने हाथों में अपने फैसले के सही होने का परिणाम लिए। वीणा अब बुआ जी के कमरे की ओर कदम बढ़ा चुकी थी।